नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत है दिलीप सिंह लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर। नोट्स, पीडीएफ, क्लास इन्फॉर्मेशन, बुक्स, पीडीएफ एंड ऑल अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं दिलीप सिंह लेक्चर्स टेलीग्राम चैनल। साथ ही आप सभी अपडेट्स पाने के लिए और मेरे से जुड़ने के लिए ऑल सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब सभी दिलीप सिंह लेक्चर्स नाम से ही हैं। आप जुड़ सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे से जुड़कर बात कर सकते हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में आपका स्वागत है। अपन पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेशता क्षेत्र। अब देखिए साथियों कि आपको पता है कि आपकी एनसीईआरटी बुक बदल गई है, मतलब कुछ उसमें बदलाव हुआ है। तो इसमें क्या है, कुछ पॉइंट, कुछ चैप्टर हटाए गए हैं। अपन जो है वो नए सिलेबस और नए बुक के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं चैप्टर करवाऊंगा वो कम्प्लीटली होगा, पॉइंट टू पॉइंट होगा और नई बुक और नए सिलेबस के आधार पर होगा। और ये जो एनसीईआरटी बुक है वो आपके सभी राज्य में, भारत के सभी जो राज्य हैं, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, आप किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्टेट से, किसी भी राज्य से हैं और आपकी फिजिक्स हैं तो आप ये क्लास जरूर पढ़ सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को अपन पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये जानेंगे अपन कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो है अपन किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, कौन सी शाखा है और उसमें ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इसका निर्माण हुआ और क्यों कहा गया है, वो सभी बातें अपन छोटी छोटी जो बातें हैं वो जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वैद्युतिकी। अब वैद्युतिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है वैद्युतिकी कहलाती है। बात क्लियर है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर केवल अपन आवेश की बात करेंगे, है ना। जब आवेश की बात करेंगे तो कौन सी कहलाएगी? वो वैद्युतिकी कहलाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये दो प्रकार की होती हैं। वैद्युतिकी जो है वो दो प्रकार की होती हैं। पहली है स्थिर वैद्युतिकी और दूसरी है गतिक वैद्युतिकी। अब देखिए नाम से क्लियर है, स्थिर वैद्युतिकी, गतिक वैद्युतिकी। स्थिर मतलब रुका हुआ है, गतिक मतलब गतिशील है ना। तो वैद्युतिकी कौन होगा? वैद्युतिकी होगा कौन, समझ रहे हो आप? जिसमें आवेश होगा। अब स्थिर कौन होगा? आवेश होगा। गतिशील कौन होगा? आवेश होगा। तो अपन इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि जो दो प्रकार की वैद्युतिकी होती हैं वो कहना क्या चाहती हैं, उसकी कहानी क्या है। बात क्लियर है? देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं पहला स्थिर वैद्युतिकी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। बात क्लियर है? सबसे पहली बात की कि वह शाखा जिसमें अगर इस आवेश की बात करते हैं, वह शाखा जिसमें अपन आवेश की बात करते हैं तो वैद्युतिकी कहलाती है। अगर स्थिर आवेश है तो क्या होगा, समझ रहे हो आप? स्थिर आवेश है तो क्या होगा? स्थिर वैद्युतिकी हो जाएगी। नाम से क्लियर है ना। अगर स्थिर आवेश हैं तो क्या यहाँ पर अपने को देखने मिलेगा? अगर स्थिर आवेश है तो क्या होगा? देखिए स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेशों के कारण केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। सबसे पहली बात अपन ने जाना कि वैद्युतिकी क्या होती है, जिसमें अपन आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर अपन ने जाना इसके दो प्रकार हैं, स्थिर वैद्युतिकी और गतिक वैद्युतिकी, है ना। तो पहला जो नंबर है उसमें क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। तो सीधी बात है कि वैद्युतिकी होती है जिसमें आवेश हो, और स्थिर मतलब स्थिर आवेश होगा। उसमें स्थिर वैद्युतिकी में क्या होगा? स्थिर आवेश होगा। और स्थिर आवेश होने से क्या होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये जो बातें हैं वो आपको समझने लायक है। अब ये यहाँ पे खास बात है, बात समझ में आ रही है आपको कि अपन पॉइंट टू पॉइंट इसको क्लियर कर रहे हैं। अब इसी प्रकार से अपन इसको कंप्लीटली पढ़ने जा रहे हैं, आप इसको समझना। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे अपन और समझेंगे और लास्ट में इसके क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि क्या आपको पता लगेगा कि अच्छा ठीक है, वैद्युतिकी पढ़ लिया, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ लिया, गतिक वैद्युतिकी पढ़ लिया, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा और अपने को डील कैसे करनी है ये आप सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। बार बार रिवीजन करेंगे अपन ताकि आपको क्लियरिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं नंबर 2 है गतिक वैद्युतिकी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेशों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है गतिक वैद्युतिकी कहलाती है। गतिक वैद्युतिकी नाम से क्लियर है। पहले पढ़ा अपन ने वैद्युतिकी, वैद्युतिकी मतलब जिसमें आवेश हो। फिर पढ़ा अपन ने स्थिर वैद्युतिकी। अब वैद्युतिकी का नाम क्लियर है कि उसमें आवेश होगा। अब स्थिर मतलब स्थिर आवेश होगा। अगर स्थिर आवेश है तो क्या देखने मिलेगा अपने को? विद्युत क्षेत्र देखने मिलेगा। बात क्लियर है? फिर अपन बात कर रहे हैं कि गतिक वैद्युतिकी। अब गतिक वैद्युतिकी मतलब गतिशील आवेश है, और गतिशील आवेश है तो यहाँ पे क्या होगा अपन देखते हैं कि गतिक वैद्युतिकी क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेशों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है गतिक वैद्युतिकी कहलाती है। अब
इसके कारण, समझ रहे हो आप, इसके कारण, किसके कारण कि गति विद्युतिकी हैं और गतिशील आवेश हैं, तो अपने को क्या देखने मिलेगा, गतिशील आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। देखिए, अगर आवेश स्थिर है तो केवल कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर आवेश जो है वो गतिशील है तो अपने को क्या मिलेगा कि अपने को यहाँ पे देखने मिलेगा, एक तो विद्युत क्षेत्र देखने मिलेगा, है ना, और एक मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं जब आवेश जो है वो गतिशील होता है। बात क्लियर है। अब देखिए, इसके आधार पर आपको आंसर देने हैं, इसके आधार पर आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से क्षेत्र उत्पन्न होंगे यदि, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से सिंबल भी दे रखा होता है, कभी कभी लिखा हुआ होता है। अब इस सिंबल का मतलब क्या है कि कोई आवेश Q है, वो उसका जो वेग है वो 0 है। कोई आवेश Q है, उसका वेग जो है वो 0 है, मतलब जो आवेश है वो क्या है, स्थिर है। भाई जिसका वेग नहीं होगा मतलब वो रुका हुआ है, रुका हुआ है मतलब अपन क्या समझते हैं उसको, दुनिया वाले क्या कहेंगे कि वो रुका हुआ है मतलब स्थिर है ना। स्थिर है तो मतलब यहाँ पर अपन समझ रहे हैं कि भाई स्थिर आवेश की बात कर रहा है। अगर स्थिर आवेश होता है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। सिंपल सी बात है ना। इस क्वेश्चन की बात करते हैं नंबर 2 की, कि कोई आवेश है उसका वेग नियत है, मतलब ये जो आवेश है वो नियत वेग से गतिमान है। आवेश गति कर रहा है लेकिन जो उसका जो वेग है वो फिक्स है ना, सेम वेग से वो गतिशील है। तो उस कंडीशन में अगर कोई आवेश है वो गतिशील है तो अपन अभी देखा है कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा प्लस चुंबकीय क्षेत्र। बात क्लियर है। फिर तीसरा क्वेश्चन है इसके अंदर कि कोई आवेश है उसका जो वेग है वो नियत नहीं है, मतलब आवेश स्थिर भी है, आवेश गतिशील भी है, समझ रहे हो, दोनों कंडीशन है। मतलब या फिर वो रुकता हुआ चल रहा है, मतलब समझ रहे हो, रुक भी रहा है और चल भी रहा है, कौन, आवेश, है ना। तो वो स्थिर भी है, गतिशील भी है। सबसे पहले अपन ने जाना कि अगर कोई आवेश है वो स्थिर है, मतलब उसका वेग क्या है, 0 है, तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर अपन ने जाना कि कोई आवेश है वो गतिशील है, गतिशील तो है लेकिन खास कंडीशन है कि उसका वेग जो है वो क्या है, नियत है। तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर तीसरी कंडीशन है, कोई आवेश है वो गतिशील है और क्या है, रुका हुआ भी है, मतलब उसका जो वेग है वो नियत नहीं है। अपन नहीं कह सकते हैं कि वो गतिशील ही है, अपन ये भी नहीं कह सकते वो रुका हुआ स्थिर है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होंगे उसको समझना। पहला तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, माना कि आवेश अगर रुक गया है, रुका हुआ है, स्थिर है, तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अगर गतिशील है तो चुंबकीय क्षेत्र। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। या फिर देखिए, या फिर रुक रहा है, चल रहा है, इस प्रकार की कंडीशन बैठती है तो चुंबकीय तरंगे, चुंबकीय तरंगे। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। तो मुझे विश्वास है कि जो अपन ने पहला पार्ट पढ़ा है इसमें कि विद्युत आवेश क्षेत्र जिसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं वो अपन वैद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और वैद्युतिकी को अपन 2 भागों में बांटा है, स्थिर वैद्युतिकी और गति वैद्युतिकी, जिसमें अपन ने जाना है कि वैद्युतिकी का मतलब होता है जिसमें अपन आवेश होगा, आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। और स्थिर वैद्युतिकी मतलब जिसमें स्थिर आवेश होगा, अगर स्थिर आवेश है तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। बात क्लियर। फिर अपन ने देखा दूसरा था गतिक वैद्युतिकी। गतिक वैद्युतिकी मतलब गतिशील आवेश होगा। अगर गतिशील आवेश है तो 2 प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, पहला है विद्युत क्षेत्र और दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र। बात क्लियर है। उसके आधार पर फिर अपन ने क्वेश्चन किया, फिर अपन ने देखा कि कोई आवेश है उसका वेग जो है वो क्या है, 0 है, मतलब वो स्थिर है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। फिर अपन ने देखा कोई दूसरा आवेश है ना, वो क्या है, गतिशील है, नियत वेग से, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। फिर अपन ने देखा कि कोई आवेश है वो गतिशील भी है और स्थिर भी है और स्थिर गतिशील भी है। ऐसी कंडीशन भी कभी कभी बैटरी को रुका हुआ है, चल रहा है, रुका हुआ है, चल रहा है ना, रुक रहा है या चल रहा है, समझ रहे हो ना। तो उस प्रकार से 3 प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न हुए, पहला विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय तरंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे
अब बात करते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह हल्के पदार्थों को आकर्षित करता है विद्युत आवेश कहलाता है। बात क्लियर है। जिसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। देखिए आवेश क्या होता है कि आवेश में वह गुण होता है जो हल्के पदार्थों को आकर्षित करता है। अब यहाँ पे आवेश कहना सिर्फ आकर्षित करने से आवेश अपन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक उदासीन जो यहाँ पे वस्तु होगी वो भी किसी को आकर्षित कर सकती है। ये अपन डिटेल से आगे जानेंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अपन ये समझ रहे हैं कि कोई वस्तु का गुण है जो हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। और जिसे अपन स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। और धन आवेश क्या होगा कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होना। अगर वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाएगी या फिर कमी हो जाएगी तो उस पर क्या आ जाएगा, धन आवेश हो जाएगा। दूसरा है ऋण आवेश, वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होना। कोई वस्तु है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, या फिर इलेक्ट्रॉन अगर वृद्धि होगी तो उस पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। अब इसको अपन थोड़ा आगे समझते हैं डिटेल से। देखिएगा आवेश की संकल्पना। अब देखिए आवेश की संकल्पना क्या है समझना। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। देखिए अपन ने देखा कि जो अपन ये विद्युत आवेश पढ़ रहे हैं उसमें जो भी प्रकार हैं धन आवेश और ऋण आवेश, उसको अपन बांट रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है धन आवेश आता है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है तो ऋण आवेश आता है। बात क्लियर है ना आपको। अब यहाँ पर देखिए कि आवेश की संकल्पना पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे आवेश की बात कर रहे हैं, और आवेश की बात करेंगे तो किस पे करेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन पे करेंगे। तो वो किस पे आधारित होगी, इलेक्ट्रॉन पे आधारित होगी। तो सिंपल सी बात हो गई, पॉइंट तो याद करने की बात ही नहीं है, याद हो गया कि आवेश की बात कर रहे हैं तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, अपन ने अभी जस्ट पढ़ा है कि अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है, तथा यदि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धन आवेश आ जाता है ना। अब यहाँ पे समझो कि एन क्या है, सोडियम है। अब सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11 होते हैं, है ना। 11 नंबर पे आता है, आपको याद होंगे। तो सोडियम जो है वो 11 नंबर पे आता है। तो अपन ने देखा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 है। तो पहले इसके कक्ष में कितने भरे गए, 2 भरे गए, फिर 8 भरे गए। तो अष्टक पूर्ण करना होता है अपने को। अष्टक पूर्ण करने के लिए जो एक रहा, देखिए अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या होता है कि बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ पे तो कितना है, 1 है बाहर में, है ना। बाहर में 1 रहेगा। अब 1 रहेगा, 7 किसी से उधार नहीं ले सकते अपन, है ना। 7 किसी से उधार नहीं ले सकते, अपना 1 है तो अपन 1 दान कर सकते हैं। तो 1 अपन ने क्या किया, किसी और को दे दिया। अब किसी और को दे दिया, यहाँ पर देखो कि 1 अपन ने दे दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, अपन ने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई अपने पास में, नहीं समझे आप। इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी हुई अपने पास में। अपन ने किसी को दिया तो अपने पास में कमी हो गई, कमी हुई तो क्या हुआ, धनावेश आ गया। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने को यहाँ पर क्या प्रदर्शित करता है, धनावेश। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन आज भी कितने हैं, 10 हैं। तो यहाँ पर अपने देखा जब सोडियम के अंदर क्या था, प्रोटॉन कितने हैं, 11 हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 हैं। बात क्लियर है। लेकिन अष्टक पूर्ण करने के लिए अपन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दान किया, 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, है ना। किसी और को दिया, जब दिया इलेक्ट्रॉन की अपने पास में कमी हुई, कमी होने से यहाँ पे क्या आ गया है, धनावेश आ गया है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 10 हैं, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, 11। प्रोटॉन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि आवेश की संकल्पना जो है अपन दे रहे हैं वो किस पे देंगे, इलेक्ट्रॉन पे देंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन किसी को दान देने से इलेक्ट्रॉन अपने से कमी हुई, अपने पास में जो था वो तो गया, है ना। तो जाने से क्या हुई, कमी हुई उसकी, और उसकी कमी होने से यहाँ पे क्या आ गया है, प्लस आ गया है ना। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर समझते हैं अपन क्लोरीन। ये कहाँ पे होता है, मतलब आवर्त सारणी में आप देखें 17 नंबर पे होता है, और 17 नंबर पे होता है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17 हैं। तो अष्टक के अकॉर्डिंग अपन देखें कि पहले कक्ष में 2 जाएंगे, दूसरे कक्ष में क्या जाएंगे, 8 जाएंगे। अब तीसरे कक्ष की बात करता हूँ, उसमें अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 होना चाहिए, लेकिन अपने पास में कितने हैं, 7 हैं। अपने पास में कितने हैं, 7 हैं, होने कितने चाहिए, 8। तो अपन देखिए एक किसी से उधार ले सकते हैं। अगर कंडीशन बैटरी है तो अपन 3 तक भी उधार ले सकते हैं, मतलब आधे से मतलब कम हो, मतलब समझ रही हो। जैसे कि 8 होना चाहिए, तो 8 है तो कम से कम अपन
आधा कितना 4 हुआ, तो 4 से मतलब आसपास 3 तक तो अपन उधार ले सकते हैं और 3 तक उधार दे सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पर एक उधार लेना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक उधार लिया अपने उससे तो 8 हो गए, एक उधार लिया तो 8 हो गए, 8 होने से अष्टक पूर्ण हो गया। लेकिन अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, अपने पास में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, इलेक्ट्रॉन किसी से लिया तो अपने पास में वृद्धि हुई, वृद्धि होने से क्या आ गया, ऋण। मतलब देखिए किसी से आप कुछ लेते हो तो ऋण तो आएगा, है ना, किसी से लेते हो तो ऋण तो आएगा ना, ब्याज तो देना ही पड़ेगा उसको, तो ब्याज देना पड़ेगा तो ऋण मतलब उस पर क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है आपके पास में तो आपके ऊपर क्या आएगा, माइनस। इलेक्ट्रॉन आपने किसी और को दे दिया तो आपके पास में कमी हो गई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसको समझना है। अब देखिए, अब यहाँ पर अपन ने देखा कि क्लोरीन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 17 हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17 हैं। अपन ने देखा कि अष्टक पूर्ण करने के लिए एक की आवश्यकता है तो अपन ने ले लिया और अष्टक पूर्ण हुआ, और पूर्ण हुआ, प्रोटॉन तो उतना ही है, पूर्णत हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 हैं, प्रोटॉन कितने हैं, 17 ही हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन जब अपने पास में एक इलेक्ट्रॉन लिया किसी और से उधार तो अपने पास में कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। 8 होने से अष्टक पूर्ण हुआ, लेकिन इसके ऊपर कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। तो मुझे विश्वास है कि आवेश की जो संकल्पना है उसको आप समझ गए होंगे, और आवेश के जो प्रकार हैं और जो आवेश हैं वो दोनों भी आप समझ गए होंगे। बिल्कुल अपन जीरो लेवल से सीखेंगे और जानेंगे फिजिक्स है क्या, बहुत मजा आने वाला है। आप भी जुड़े रहिए। इसकी पीडीएफ चाहिए आप तो दिलीप सिंह लेक्चर्स टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, और आप अच्छे से तैयारी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा सकते हैं ताकि आपको रोजाना इसकी क्लास मिलती रहे। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। अब थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है उसको जानेंगे अपन। देखिए, आवेश का जो एसआई पद्धति में मात्रक है वो क्या है, कूलाम है, जिसे अपन सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक है स्टेट कूलाम, ईएसयू लिखते हैं। अब ईएसयू की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बात क्लियर है। विद्युत चुंबकीय मात्रक भी है किसका, आवेश का, जिसे अपन ईएमयू लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। अब यहाँ पर देखिए, एक ईएमयू जो है वो 3 × 10⁻10 ईएसयू या फिर 10 कूलम के बराबर होता है। ये आप रिलेशन याद रखना। अब ये याद रखने के लिए क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे तब ये बातें काम आएगी अपने। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फेराडे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एक फेराडे का जो मान है वो कितना है, 96,500 कूलाम। एक फेराडे का जो मान है वो किस कूलाम के, जो कूलाम भी क्या है, आवेश का मात्रक है, फेराडे भी क्या है, आवेश का मात्रक है। लेकिन आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है वो क्या है, फेराडे है, क्योंकि उसमें एक फेराडे के अंदर 96,500 कूलाम आते हैं, है ना। अब यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं अपन। ये क्या है, देखिए, एक लिखा है मैंने और माइक्रो कूलाम, इसको पढ़ते हैं माइक्रो, और सी का मतलब क्या है, कूलाम है। तो एक माइक्रो कूलाम इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻⁶, है ना। तो यहाँ पे देखिए, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। माइक्रो का जो मतलब है वो क्या है, यहाँ पे 10⁻6 है, कूलाम का कूलाम आ गया, माइक्रो का मतलब है 10⁻6। जैसे ही यहाँ पर बात करूंगा नैनो कूलाम, मतलब नैनो का मतलब है 10⁻⁹ अब पीको की बात करता हूँ 10⁻12। तो ये जो है मैं बता रहा हूँ आपको, ये कहाँ काम आएंगे, न्यूमेरिकल के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है सभी बातें। क्या बातें करी अपन ने यहाँ पर, सबसे पहले कि आवेश के बारे में। अब आवेश की मात्रक की बात कर रहे हैं तो अपन ने देखा कि आवेश का जो एसआई पद्धति के अंदर मात्रक है वो कूलाम है। ऐसा आवेश का जो सीजीएस पद्धति के अंदर मात्रक जो है वो स्टेट कूलाम है, ईएसयू पढ़ते हैं उसको। फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। फिर बात करते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक है ईएमयू, उसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। फिर यहाँ पे अपने देखा कि एक ईएमयू इक्वल टू 3 × 10⁻10 ईएसयू बराबर 10 कूलम के बराबर होता है। बात क्लियर है। रिलेशन बनाए, और ये रिलेशन जो है अपने काम आएगा, और कहाँ काम आएगा ये भी मैंने बता दिया, न्यूमेरिकल का सॉल्व करेंगे वहां पर काम आएगा, है ना। फिर अपने देखा कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, क्या होता है, फेराडे होता है ना। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फेराडे है। और एक फेराडे का मान कितना होता है, 96,500 कूलाम के बराबर होता है।
और इसके बाद में छोटी छोटी जो बातें हैं और करी अपन ने, क्या करी है कि माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -6, और नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, और पीको का मतलब होता है 10 की पावर -12। अब अपन थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि आवेश से संबंधित तथ्य, जो आवेश हैं उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं उसको भी जान लेते हैं। कि पहला पॉइंट है आवेश अदिश राशि है। आवेश जो है वो क्या है, अदिश राशि है। दूसरा पॉइंट है आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है न कि प्रोटॉन। हाँ, आवेश है या नहीं ये कौन बताएगा, इलेक्ट्रॉन बताएगा। इसका प्रोटॉन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन ने देखा था, क्या एग्जांपल लिया था सोडियम और क्लोरीन, उसमें जो प्रोटॉन थे वो सेम टू सेम थे, स्थिर थे। इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए आवेश हैं या नहीं हैं वो बताने के लिए कौन मेन काम करेगा, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उत्तरदायी हैं, वो डिसाइड करेंगे कि ये आवेश हैं या नहीं। तीसरा पॉइंट है कि आवेश की सही जांच प्रतिकर्षण है। देखिए मैंने कहा था, अपन ने जब आवेश की बात करी तब कहा था कि हल्के पदार्थों को जब आकर्षित करने का जो गुण है वो आवेश कहलाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि आवेश की सही जांच जो है वो प्रतिकर्षण है, क्योंकि आकर्षण तो एक आवेशित व उदासीन वस्तु में भी हो सकता है। मैंने कहा था कि अगर कोई उदासीन वस्तु है तो वो भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है ना, तो हल्के पदार्थों को। तो इस प्रकार या फिर अपन किसी वस्तु को आवेशित कर लेते हैं, उसमें आवेश प्रवाहित करके उसको आवेशित कर लेते हैं, तो उसमें भी गुण हो जाएगा आकर्षित करने का। लेकिन आकर्षित करने से ही अपन उसे आवेश नहीं कह सकते हैं, अगर वो प्रतिकर्षण भी कर रहा है तो आवेश कहलाएगा। बात क्लियर। तो आवेश अपन ने जाना है क्या होता है, उसका मात्रक क्या है, उसमें क्या क्या गुण है, वो बातें अपन यहाँ पे सीख ली हैं और समझ ली हैं। मुझे विश्वास है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, विभिन्न कणों पर आवेश व द्रव्यमान की मान। अब देखिए यहाँ पर समझना कि विभिन्न जो कण हैं उसमें जो आवेश हैं वो द्रव्यमान है वो कितना कितना होता है, वो यहाँ पे जानने वाले हैं। बात करते हैं नंबर 1 है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो क्या है, -E, है ना। आवेश जो है वो कितना है, -E, और E का जो मान है यहाँ पर, और यहाँ पर जो E का मान है वो कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। बात समझ में आ रही है आपको। अब यहाँ पर देखा अपन ने कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो Q कितना होता है, माइनस का E, माइनस होता है कुल मिला के, माइनस का इलेक्ट्रॉन होता है। तो E का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन माइनस होने से यहाँ पे क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बात क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन पे जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, Me का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान, वो कितना है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। बात क्लियर है। और इसकी अगर तुलना कर दें अपन, इसकी जो तुलना है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1840वां भाग होता है। बात समझ रहे हो आप। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1840वां भाग होता है। इस प्रकार से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आप कहें कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के जो द्रव्यमान है उसमें क्या रिलेशन है, तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना है, 1840वां भाग है। मतलब प्रोटॉन के द्रव्यमान में 1840 का भाग देंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ये इसका रिलेशन है। फिर बात करते हैं नंबर 2 है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर जो आवेश है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश था वो नेगेटिव होता है। तो E तो क्या है, E का तो मान है, लेकिन जो यहाँ पे आवेश है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। यहाँ पे बात करिए अपन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर जो आवेश है वो पॉजिटिव होगा। और E का मान तो अपन जानते हैं यहाँ पर क्या कितना होता है, 1.6 × 10 की घात कितनी है, -19 कूलम, है ना। तो इस प्रकार से प्रोटॉन पे आवेश कितना हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, मतलब प्लस का E है और E का मान लिख दिया है। तो आवेश जो है प्रोटॉन पे कितना है यहाँ पर कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब द्रव्यमान की बात करते हैं यहाँ पर, किसकी द्रव्यमान की बात करते हैं यहाँ पर, प्रोटॉन की। कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। किसका होता है ये, प्रोटॉन का। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 0 होता है। न्यूट्रॉन जो होता है
वो आवेश रहित होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, मतलब उसका मान कितना है, 0 है। द्रव्यमान कितना होगा, 1.672 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम है इसका। अब बात करते हैं नंबर 4, अल्फा कण। अल्फा कण को अपन यहाँ पर अल्फा कण के रूप में हीलियम लेते हैं, तो हीलियम क्या होगा, 2He4। तो यहाँ पर देखिए जो नीचे वाला जो है वो आवेश को रिप्रेजेंट करता है, आवेश के गुना, है ना, जो आवेश होगा उसके कितने गुना है उसको रिप्रेजेंट करेगा। जो ऊपर वाला है वो द्रव्यमान के जो गुणा, मतलब कितने गुना उसमें द्रव्यमान है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें जो आवेश है वो आवेश जो है वो कितना होगा, यहाँ पे 2 है। देखिए अल्फा कण आवेश, आवेश कितना है, ई, क्यू इजिकल टू ई लेते हैं अपन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू ई होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 2 है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आवेश को, और ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, द्रव्यमान को। तो यहाँ पे आवेश इजिकल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 2E हो जाएगा। बात क्लियर है। तो फाइनली यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू 2 इंटू ई का मान कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। उसी प्रकार द्रव्यमान की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान यहाँ पे अपन यूज करेंगे अल्फा कण के अंदर किसका, प्रोटॉन का। तो क्या हो जाएगा, 4 तो कहाँ से आया है, ये 4 आ गया है ऊपर वाला, और इंटू में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसलिए 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अपन अगर कोई अल्फा कण है तो उसके अंदर अगर अपने को डिफाइन करना है कि आवेश क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन अपन कितने गुना लेंगे, तो कितने गुना लेंगे, जो नीचे वाला होगा वो आवेश के गुणे को रिप्रेजेंट करेगा कि उसमें कितने गुना आवेश हैं, और जो ऊपर वाला पार्ट होगा, मतलब ऊपर जो लिखी हुई घात है वो द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करेगा कि कितने गुना इसमें द्रव्यमान है। और लेकिन वो जो द्रव्यमान होगा वो किसका होगा, प्रोटॉन का होगा। प्रोटॉन की जो द्रव्यमान है उससे अपन यहाँ पे लिखेंगे, उसका गुणा करेंगे। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन कितना है, तो दो दो यहाँ पे 2 था तो 2E लिखा, अगर यहाँ पे 5 होता तो 5E लिखता। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर 7 होता तो 7 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखता मैं। आप समझ रहे ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर इसके जो आवेश हैं वो और द्रव्यमान है वो लिखेंगे और उसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म के अंदर बात करते हैं, नंबर 1 है विद्युत आवेश की योज्यता। अब यहाँ पर देखिए विद्युत आवेश की योज्यता क्या होती है उसको समझने की कोशिश करना। किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित विभिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए कोई निकाय है उसमें जो कुल आवेश है उसका अगर मैं बीजगणितीय योग कर देता हूँ, उन सभी को मैं जोड़ देता हूँ, तो वह विद्युत आवेश की योज्यता कहलाती है। क्या बात क्लियर है? दोबारा पढ़ रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। विद्युत आवेश की योज्यता मतलब क्या है? उसका मतलब है कि कोई निकाय है उसमें आपको आवेश दे रखे हैं, उसका आवेश का वितरण हो रखा है उस निकाय में, अगर उन सभी को आप जोड़ दें तो वो क्या कहलाएगा कि विद्युत आवेश की योज्यता। जैसे कि यहाँ पे सपोज मानिए कोई एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि कोई निकाय है यहाँ पे, और इस निकाय में मैंने आवेश का वितरण कर रखा है कि यहाँ पर 7Q आवेश है, -3Q आवेश है, प्लस का 2Q आवेश है, माइनस का Q आवेश है। तो ये जो वितरण किया हुआ है मैंने आवेश का, अगर मैं इसका बीजगणितीय योग कर देता हूँ, मतलब मैं यहाँ पर इनको जोड़ देता हूँ, तो जोड़ मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा। सिग्मा रिप्रेजेंट करता है जोड़ को, और क्यू क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं किसका जोड़ कर रहा हूँ, आवेश का। तो फाइनली सिग्मा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सभी को जोड़ूंगा मैं तो 7Q हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का 3Q हो जाएगा, फिर प्लस 2Q हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का Q हो जाएगा। अब देखिए सभी के मैंने प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि अपन योग कर रहे हैं, योग रिप्रेजेंट करता है प्लस को। अब देखिए जो माइनस का है उसको कोष्टक में लिख दिया, जब कोष्टक खुलेगा और यहाँ पे युद्ध होगा तब देखा जाएगा। अब देखिए युद्ध करवाते हैं अपन, 7Q का 7Q हो जाएगा। अब इसमें युद्ध होगा, जैसे कोष्टक खुलेगा लड़ाई होने वाली है, यहाँ पे प्लस और माइनस में लड़ाई हुई, जीता कौन, -3Q आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का प्लस है, हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई हुई, जीता कौन, वाइफ। इसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस की बात करते हैं, इसमें झगड़ा हुआ, झगड़ा खोलने पर क्या होगा, झगड़ा होगा, और झगड़ा होने से जीतेगा कौन, माइनस वाला। तो आप जानते हैं यहाँ पर कि माइनस वाला तगड़ा होता है, मतलब वाइफ तगड़ी होती है ना, नहीं मानती किसी को, अगर किसी की मानती है तो कमेंट्स में जरूर बताना। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि प्लस प्लस वाले आवेश जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस वाले आवेश जुड़ जाते हैं तो 7 और 2 कितने हो गए हैं, 9।
9 क्यू हो जाएगा। फिर माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, माइनस का कितना है 3 और माइनस का 1 कितना हो गया है माइनस का 4 क्यू। तो यहाँ पर फाइनली कितना रहेगा, 9 में से अगर 4 घटा देते हैं तो 5, तो 5 क्यू जो है यहाँ पर वैद्युत आवेश या विद्युत आवेश, देखिए दोनों की बात है। अगर मैं कहता हूँ वैद्युत आवेश तथा विद्युत आवेश दोनों एक ही है, किसी बुक में वैद्युत आवेश कहते हैं, किसी बुक में विद्युत आवेश कहते हैं, दोनों एक ही बात है। तो 5 क्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, दिखाएगा कि विद्युत आवेश की योज्यता क्या है। अब बात करते हैं नंबर 2, विद्युत आवेशों का संरक्षण का नियम। ठीक है, अब देखिए विद्युत आवेश का संरक्षण का नियम जो है वो क्या कहना चाहता है, आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, अर्थात किसी निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। अब यहाँ पर देखिए कि विद्युत आवेशों का संरक्षण का जो नियम है वो कहता क्या है कि कोई आवेश है उसे अपन न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही उसे अपन नष्ट कर सकते हैं, उसे केवल अपन एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अर्थात आवेश जो है वो किसी निकाय का अगर आवेश जो है वो सदैव नियत रहेगा, मतलब जो पहले था वैसा ही बाद में होगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि HCl है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इसकी अगर अपन अभिक्रिया करवाते हैं या फिर उसको साथ में लेते हैं तो अपन जानते हैं कि H पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है। अब यहाँ पे देखा इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें क्या है पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का अगर जोड़ते हैं 0 हो जाएगा, है ना। तो इधर भी क्या होगा, इधर एक साथ में खत्म हो गया, मतलब समझ रहे हो ना, एक साथ में रहने से क्या हो गया कि पॉजिटिव जब वो नेगेटिव से खत्म हो गया तो इधर 0 है, इधर भी क्या होगा, इसमें क्या है पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है नेगेटिव है, दोनों को अपन जोड़ते हैं 0 आ जाएगा। तो मतलब अभिक्रिया, समझ रहे हो आप, अभिक्रिया हुई और अभिक्रिया होने, मतलब देखो ये तो क्या है अभिक्रिया हो गई और एक हो गए, ये दोनों अलग हैं। तो इसमें अभिक्रिया होने से और अभिक्रिया होने के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आवेश जो है वो पहले जितने थे उतने ही बाद में रहेंगे, मतलब आवेश जो है वो नियत रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। इसलिए कहा गया है कि आवेश को न तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, वो जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब देखिए पहले जो आवेश इस रूप में था, अब अलग अलग होने पर इस रूप में आ गया, तो उसको अपन बदल दिया, लेकिन फिर भी आवेश नियत ही है, पहले जितना था उतना ही है। बात क्लियर। अब देखिए नंबर 2, यहाँ पे बात करते हैं कैल्शियम की, Cl। अब ये देखिए 20 नंबर पे है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो ये दिखाता है, तो ये 20 हो गए हैं। यहाँ पर ये जो है द्रव्यमान को दिखाएगा, मैंने सिखा रखा आपको। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है +1 P1, मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा, समझ रहे हो। P1 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा। तो 20 देखिए 20 तो इसमें है इलेक्ट्रॉन, एक ये कितने हो गए टोटल 21 हो गए हैं। अब इधर क्या हुआ, जब अभिक्रिया हुई इसके साथ में अभिक्रिया हुई तो क्या बन गया है, स्कैंडियम बन गया है, तो वो 21 नंबर पे आता है। तो 21 पे आता है मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 21, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें यहाँ पे क्या है एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 0 क्या हो गए इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और एक क्या है प्रोटॉन है। तो मैंने एक बात बताई थी कि जो प्रोटॉन होता है वो यहाँ पे यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है आपको पता है, स्थिर होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो पहले भी एक था, अब भी क्या है एक है, लेकिन यहाँ पर अपन ने देखा है इलेक्ट्रॉन एक था और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो गया है 0 हो गया है। तो अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले कितने थे कि 20 इलेक्ट्रॉन ये और एक ये 21 थे, है ना, बात समझ में आ रही है। और इसके बाद में जब उसका रूपांतरण हुआ कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया, तो यहाँ पर क्या है 21 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन है और दोनों मिलके कितने हो गए हैं 21 हो गए हैं। तो अपन ने देखा कि वो एक रूप से वो कैल्शियम से किस में गया, स्कैंडियम में गया, एक रूप से दूसरे रूप में गया, बदलाव हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। इसलिए तो कहा जाता है कि आवेश को अपन एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, आवेश को अपन एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, लेकिन उसे अपन न तो नष्ट कर सकते हैं न ही उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि आवेश जो है वो किसी निकाय का सदैव नियत रहता है, मतलब जैसे पहले था वैसा ही बाद में होगा। अब बात करते हैं आवेश के गुणधर्म का तीसरा पॉइंट, आवेश का क्वांटीकरण का नियम। आवेश का जो क्वांटीकरण का नियम है वो क्या कहता है समझना। वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। देखिए कोई वस्तु है जिस पर कोई Q आवेश है,
क्यू आवेश जो हैं वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा, गुणा होगा पूर्ण संख्या से, बात समझ में आ रही है। मैंने कैसे लिखा समझ रही हो, कोई आवेश है क्यू किसी वस्तु पर, वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा, मतलब पहले इससे पहले जो गुणा होने वाला है वो पूर्ण संख्या से होगा, जिसे मैं नाम दे रहा हूं एन। बात क्लियर है, समझना। तो फाइनली Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है, जहां पर n का जो मान है वो अपन लेते हैं पूर्ण संख्या, मतलब पूरी संख्या है तो प्राकृत संख्या, लेकिन यहाँ पे कह सकते हो कि n जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n का जो मान है वो कहाँ से लेंगे अपन, प्राकृत संख्या से लेंगे। अब प्राकृत संख्या है, लेकिन मैंने पूर्ण संख्या इसलिए बोला कि उसका जो मान है वो क्या होगा, पूरा होगा, अधूरा नहीं होगा, समझ रहे हो। मतलब 3.4 नहीं हो सकता, 4.5 नहीं हो सकता, 1.2 नहीं हो सकता, 3/2 नहीं हो सकता, 5/7 नहीं हो सकता। उसका जो मान है वो पूरा होगा और 1 से स्टार्ट होगा, मतलब वो प्राकृत संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या 3/2 भी नहीं है, 3.4 भी नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको, क्या बात क्लियर है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा, मतलब Q इज इक्वल टू एन ई होगा, जहां पर E का जो मान है वो कितना है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये जो है वो न्यूमेरिकल में बड़ी अपनी हेल्प करने वाला है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। जब भी अगर मैं क्वांटीकरण कहूँ या फिर आवेश का क्वांटीकरण का नियम कहूँ तो Q इज इक्वल टू आपको याद आना चाहिए एन ई होगा, जहाँ पे n का मान 1 से स्टार्ट होगा और पूरा होगा, जहाँ पे, बात समझ में आ रही है आपको। और साथ में ही आप एक बात और याद रखेंगे, जो अपने को पहले से पता है कि E का जो मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर मैं बात करता हूँ कि कोई वस्तु है उस पर न्यूनतम आवेश कितना होगा, अब देखिए किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश की बात करता हूँ तो n का मान जो है वो न्यूनतम में कितना ले सकता हूँ, 0 तो होगा ही नहीं, क्योंकि न्यूनतम शुरुआत किससे हो रही है, 1 से। तो न्यूनतम अगर किसी वस्तु पर आवेश की बात करता हूँ तो वो कितना होगा, जब n का मान 1 होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान कितना होगा, जब n इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब n इक्वल टू 1 होगा तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस E हो जाएगा। बात क्लियर है। तो किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं प्लस माइनस ई का मान आपको पता है ना। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इसी के साथ में अपन यहाँ पर आज की क्लास को एंड करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे कूलम के नियम के साथ में, है ना। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं अपन, किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने को निकालनी है, मतलब n का मान अपने को यहाँ पे निकालना है। बात समझ में आ गई आपको, नहीं आई है, आ जाएगी। देखिए अपने को दिया हुआ क्या है वो लिख देते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि Q इज इक्वल टू, जो आवेश है वो क्या है, 1 कूलम है, क्योंकि अपन किसी वस्तु को या किसी धातु का जो गोला है उसको अपन 1 Q आवेश देकर उसको धनावेशित कर रहे हैं, तो आवेश का मात्रा कितनी होगी अपने पास में, 1 कूलम है। और यहाँ पर देखिए कि अपने को कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, मतलब n का मान क्या करना है, निकालना है। और अपने को पता है, अपन जानते हैं ये जो क्वेश्चन है वो किससे होगा, आवेश के क्वांटीकरण के नियम से होगा। तो अपन लिखेंगे कि हम जानते हैं, उनको भी बताएंगे ना, हम जानते हैं। देखिए जो अपने को पता होता है दूसरों को बताना चाहिए, तो हम अपन लिखेंगे कि हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, n ही होता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, n e होता है। और जहाँ पर मुझे n का मान निकालना है, n कब आएगा, जब E उधर भेज दूंगा, n कब आएगा, E उधर भेज दूंगा। अब देखिए Q इज इक्वल टू एन ई है, तो n कब आएगा, E को भेजूंगा उधर। अब जब E को उधर भेजूंगा इसके अपन में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो n इक्वल टू क्या हो गया है, Q बटे E हो जाएगा। नहीं आई समझ बात, अरे कहानी समझ में आएगी नहीं, मुझे n निकालना है तो E को उधर भेज दिया, जब E को उधर भेजा है तो Q के अपन में आएगा, Q के अपन में क्या आ गया है, E आ गया है। तो n इक्वल टू क्या लिखूं मैंने, Q बटे E। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, कोई एतराज तो नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, बात समझ में आ रही है आपको।
तो यहाँ पर देखिए कि n इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, n इक्वल टू क्यू बटे ई हो जाएगा। बात क्लियर। देखिए अब क्या करेंगे अपन, क्यू और ई का मान रखेंगे, n आ जाएगा अपने पास में। तो फाइनली यहाँ पर देखिए कि n इक्वल टू क्यू का मान कितना है, 1 कूलाम है, और ई का मान 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब अपन कि 1 बटे कितना है 1.6 लिख दूं मैं, और देखिए 10 की घात -19 कूलाम है। अब देखिए 1 बटे कितना है 3 की पावर -2 है, 1 बटे कितना है 3 की पावर -2 है। अगर 3 की पावर -2 को मैं ऊपर ले जाना चाहूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन जो घात है उसमें फर्क पड़ेगा। अगर हर में है उस घात को अगर आप अंश में ले जाते हैं तो वो घात कितनी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर ऐसा है कि 1/3 की पावर 2 है, उसको ऊपर ले जाऊंगा तो 3 की पावर -2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर समझना फर्क इतना ही है, आप हर में होगा या फिर अंश में होगा, जो घात जिस समय है उसका विपरीत साइन यहाँ पे आ जाएगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 1 बटे 1.6 लिख दिया मैंने। अब इंटू में 10 की घात में ऊपर ले जाता हूँ तो -19 से कितनी हो जाएगी, प्लस की 19 हो गई। बात क्लियर है, प्लस की 19 हो गई। अब यहाँ पे अपन ने देखा, क्या देखा कि C से C कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 कूलाम और ये भी क्या है, कूलाम में ही आवेश कूलाम ही होता है ना। ठीक है, अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा, देखिए पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट का आता है 1 और पॉइंट के बाद एक संख्या है 1 0 आ गया। अब यहाँ पे अपन इसको अपन काट देते हैं, क्या आ जाएगा, 2 से कट गया कितनी बार, 5 बार, 2 से कट गया 16 कितनी बार, 8 बार। अब देखिए मुझे क्या करना है, भाग देना है, भाग देना है। अपन इधर दे देते हैं, किस में भाग देना है, 5 में, किसका, 8 का। नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाया 0 आ गया है, जाएगा अब कितनी बार जाएगा, 6 बार। कितना आ गया है 48, घटाया कितना रहा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार। कितना आ गया है 16, घटाया कितना आ गया है 4 आ गया है, पॉइंट लगा हुआ 0 आ जाएगा, तो 8 पंजे 40 हो गया है। बात क्लियर है, क्या आ गया 0। तो यहाँ पर जो मान आया है वो कितना है, समझने की कोशिश करता हूँ, मुझे विश्वास है समझ में आ गया है ना। तो n इक्वल टू एक स्टेप बढ़ा के मैं लिख देता हूँ 5 बटे 8 इंटू 10 की घात 19। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि 5 में 8 का भाग दिया मैंने, मान कितना आ गया है मेरे पास में 0.625 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई है यहाँ पर 19। अगर देखिए पॉइंट को शिफ्ट करता हूँ मैं, पॉइंट को शिफ्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, समझ रहे हो, ये एक घात कम हो जाएगी। अब यहाँ पर समझना कि पॉइंट को मेरे को शिफ्ट करना है। पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे समझना मैं कैसे करूँगा कि अभी लिखे है मेरे पास में कि 0.625 इंटू 10 की पावर 19 है। अगर मैं ऐसे लिखूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं शिफ्ट कर देता हूँ ताकि ठीक लगेगा। अगर मैं एक पॉइंट को शिफ्ट करूँ, देखिए अगर 0.78 है तो इसको पॉइंट को शिफ्ट करना है, मतलब अगर एक पॉइंट शिफ्ट करना है मुझे 10 से गुणा करना पड़ेगा, अगर 2 पॉइंट शिफ्ट करना है मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा, अगर मैं 10 से गुणा करता हूँ मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से भाग देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो उसमें मान में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट शिफ्ट करना है तो कितना हो गया है 7.8 हो गया है, 7 पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ गया है, तो अपन में कितना है 10 है। बात समझ में आई। अगर अभी इसको सॉल्व करते हैं तो यही माना जाएगा, पहले कौन सा माना जाएगा कि 0.7 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसी के आधार पर समझो कि 0.625 है इंटू 10 की पावर 19 है। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसमें से एक 10 ले लो, इसमें से एक 10 ले लो, गुणा कर दो कि 0.625 जो है उसमें गुणा कर दो 10 का, और एक 10 लेने के बाद में इसके पास में कितने रहे 18 रहे, है ना। तो इसमें गुणा करने से क्या हो जाएगा कि 6.25 इंटू 10 की घात कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। एक तरीका ये हो गया। या फिर ऐसे करो कि 0.625 है, इधर कितनी है 10 की घात 19 है, तो 10 का गुणा ऊपर करो इसके साथ में, इसको इसमें पॉइंट शिफ्ट करना है तो अपन क्या करेंगे कि 0.625 उसमें 10 का गुणा किया और 10 का भाग दे देंगे, और इधर 10 की पावर 19 जो है वो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा होने से क्या हो जाएगा 6.25 हो गया है, और अपॉन में कितना है 10 की पावर है, और इंटू में कितना है 10 की पावर 19 है। तो अपन इस बात को जानते हैं कि इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 6.25 का 6.25 हो जाएगा, 10 की पावर इसकी क्या है 1 है तो -1 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर 19 हो जाएगा।
तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से क्या आ जाएगा, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 6.25 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो फाइनली आपको ऐसे समझ में आए कि एक इसमें से 10 निकाल दो, इसको दे दो, तो उससे भी आ जाएगा या फिर गुणा करके भी आ जाएगा। आपको जो भी सही लगे उससे आप कर सकते हैं। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया है कि 6.25 इंटू 10 की घात कितना हो गया है, 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने होंगे। बात समझ में आई है? तो वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करना, कमेंट्स करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। आगे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।